बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर के पीएचएन यानी पेट्रियाटिक हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। उसका हमने पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड थेरेप्यूटिक प्ले विद चिल्ड्रंस इन फैमिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चिल्ड्रन और उसकी फैमिली या जो पेरेंट्स है उसके साथ अपने कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, किस तरह कौन सी टेक्निक अपनाकर कौन सा तरीका अपनाकर आपने उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके अलावा थेरेप्यूटिक प्ले जो है वो कैसे करना है अपने चिल्ड्रन और फैमिली के साथ। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम थेरेप्यूटिक प्ले की तरफ। थेरेप्यूटिक प्ले किसे कहते हैं? डिफाइन एज अ पर्पसफुल एंड directive use of toys or other materials to assist children in communicating their अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहते हैं कि थेरेप्यूटिक प्ले किसे कहते हैं? तो थेरेप्यूटिक प्ले जो हमारे पास यानी वो चीज़ें, वो खिलौने या वो अदर मटेरियल्स जिसकी वजह से आप एक चिल्ड्रन को असिस्ट कर सके, वो जब वो उस खिलौनों के साथ खेलता है वो पर्पसफुल और उस मटेरियल्स को वो पर्पसफुली यूज़ करता है और आप उसे उस चिल्ड्रन को जो है या उस बच्चे को पहचानते हो कि ये किस तरह कम्युनिकेटिंग करता है। इसके अलावा परसेप्शन एंड नॉलेज ऑफ देयर वर्ड्स, कि उसका परसेप्शन क्या है, नॉलेज क्या है उसके दुनिया के बारे में, एंड टू हेल्प इन गेनिंग मेस्ट्री ऑफ देयर एनवायरनमेंट। और किस तरह उस थेरेप्यूटिक प्ले का मतलब यह है कि किस तरह उसने अपने एनवायरनमेंट में खुद को जो है वो एक मास्टर कहलाना है, किस तरह डोमिनेंट बनना है उसने अपने एनवायरनमेंट में। तो इसका मतलब यही है थेरेप्यूटिक प्ले का। फिर आता है प्ले थेरेपी। तो प्ले थेरेपी क्या है? प्ले थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ अ थेरेपी प्राइमरी गेयर्स टूवर्ड चिल्ड्रन। ये क्या होता है? प्राइमरी गेयर्स टूवर्ड चिल्ड्रन होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ थेरेपी अ थेरेपिस्ट इनकरेज, क्या करता है स्टूडेंट? वो इनकरेज करता है चाइल्ड को टू एक्सप्लोर लाइफ इवेंट्स दैट मे हैव एन इफेक्ट ऑन करंट सर्कमस्टांसेस। यानी वो जिंदगी के वो इवेंट्स या वो मराहिल वो दरियाफ्त करता है, उसको एक्सप्लोर करता है जिसका असर होता है किस चीज़ पर? करंट सर्कमस्टांसेस पर। अच्छा, इन अ मैनर एंड अ फेस ऑफ चाइल्ड चूजिंग प्राइमरी थ्रू प्ले बट आल्सो थ्रू लैंग्वेज। यानी वो प्ले के जरिए भी ये सब जो है ये चूज करता है, वो जान लेता है और इसके अलावा लैंग्वेज में भी। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो इसे कहते हैं प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी कैन हेल्प इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट, एक्सप्लोर repressed thought and emotion, address unresolved traumas, experience personal growth, and is widely viewed as important, effective, and डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। अच्छा, अब हमने तो पढ़ लिया कि प्ले थेरेपी क्या है, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि प्ले थेरेपी क्यों की जाती है, इसका मकसद क्या है, ये हमें कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को भी कि वो कम्युनिकेट कर सके, वो जो है वो एक दूसरे के साथ राब्ता कायम कर सके। इसके अलावा वो जो है एक्सप्लोर कर सके कि उसके अपने थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है। इसके अलावा उसका जो ट्रॉमा है जो अनरिजॉल्व रह चुका है, यानी वो उस ट्रॉमे को हल नहीं कर सकता, उसको इसके बारे में जानना कि आया मुझे ये ट्रॉमा है, उसको फिर समझना और उसके लिए कोपिंग मैकेनिज्म या स्ट्रेटजी अपनाना। इसके अलावा एक्सपीरियंस पर्सनल ग्रोथ, क्या है कि इंसान जो है वो उसकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो एक्सपीरियंस वो उसके बारे में जान लेता है, समझ लेता है, उसकी पर्सनल ग्रोथ हो जाती है एंड इज वाइडली व्यूड एज इम्पोर्टेंस। और इसी वजह से ये प्ले थेरेपी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव है और ये हमारे पास मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार साबित होती है हमारे पास। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट? फिर आते हैं व्हाई चिल्ड्रन नीड टू प्ले। अच्छा, अब हम थेरेप्यूटिक प्ले बेसिकली करते क्यों है, तो पहले स्लाइड को पढ़ते हैं फिर मैं आपको फर्दर समझाती हूँ। रिसर्च शो दैट इमोशनल डिस्ट्रेस इज कॉमन ड्यूरिंग हेल्थ केयर एक्सपीरियंसेस एंड आफ्टरवर्ड्स। लॉन्ग टर्म नेगेटिव सीक्वल्स लास्टिंग फ्रॉम वीक और मंथ्स में ओकर। क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसमें कह रहे हैं कि रिसर्च ने ये बताया है हमें कि जो इमोशनल डिस्ट्रेस यानी इमोशनल एक बंदा जो है वो ठीक नहीं है, ये कॉमन होता है कहाँ पर? हेल्थ केयर एक्सपीरियंस में और उसके बाद भी। अच्छा, जो नेगेटिव असरात होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा देर पा होते हैं। अगर एक दफ़ा ये नेगेटिव असरात जो है वो पैदा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हफ्ते से लेकर मंथ या इसके बाद भी जो है वो रहते हैं हमारे पास। जो नेगेटिव सीक्वल लास्टिंग का मतलब ये है कि जो देर पा नेगेटिव असरात है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं। बिकॉज
they are not mentally developed to cope with hospital anxiety. Therefore, play is done for avoiding separation anxiety. अच्छा, तो ये सब क्यों होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस क्यों होता है, क्यों? क्योंकि वो मेंटली डेवलप नहीं होता, वो उसका मेंटल हेल्थ जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो अगर उसको एक मसला आ जाए या हॉस्पिटल का जो एंजाइटी मतलब वो हॉस्पिटल में है तो वो उसको हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है वो कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं करता। इसलिए बच्चों को जो है वो उसके साथ थेरेप्यूटिक प्ले किया जाता है ताकि वो क्या करे, उसके जो सेपरेशन एंजाइटी है उसको ख़त्म कर सके। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले है, तो अब हम बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फिर आते हैं थेरेप्यूटिक प्ले की तरफ। यूज ऑफ प्ले स्पेशली एज अ लैंग्वेज फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स। अब क्या कहते हैं हमारे पास कि ये जो प्ले है ये हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, वो बात नहीं कर सकते, तो वो एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तो दरअसल वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब है। इट्स ओपन सर्व्स द नर्व्स टू गेन इनसाइट इनटू चिल्ड्रन नीड्स एंड फीलिंग्स। अच्छा, अब थेरेप्यूटिक प्ले जब होती है ना, तो इसको नर्स को क्या फ़ायदा होता है, नर्स को ये फ़ायदा होता है कि वो उसको चिल्ड्रन के नीड्स और फीलिंग के बारे में जो है वो पता चल जाता है। जब वो थेरेप्यूटिक प्ले इसके साथ करता है ना, तो उसको पता चल जाता है, इसके इनर फीलिंग जो है उसके बारे में पता चल जाता है, और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये चिल्ड्रन जो है वो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और इसे कब देनी चाहिए। तो जो है नर्स जो है वो इस काबिल बन जाती है थेरेप्यूटिक प्ले के ज़रिए। इट डज़न्ट नीड एनी एक्सपर्टीज़, एनीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन द टर्शरी केयर कैन गिव थेरेप्यूटिक प्ले। अच्छा, अब थेरेप्यूटिक प्ले के लिए कोई खास डॉक्टर या ये नहीं है कि ये बंदा जो है वो थेरेप्यूटिक प्ले कर सकता है चिल्ड्रन के साथ जो हॉस्पिटल में होते हैं और बाकी नहीं कर सकता। नहीं, जो टर्शरी केयर वाले होते हैं ना, वो सब जो है वो थेरेप्यूटिक प्ले जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हमारे पास जो है वो नहीं होती। फिर आते हैं प्ले टाइप्स की तरफ। मोस्ट कॉमन यूज फॉर चिल्ड्रन who have so serious emotional and psychological problems such as a severe traumatized child। अच्छा, प्ले थेरेपी कौन से चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल होता है, या कौन से चिल्ड्रन जो है वो इस प्ले थेरेपी को जो है वो इसके लिए, यानी वो चिल्ड्रन जिसके लिए प्ले थेरेपी की जाती है तो वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वो चिल्ड्रन होते हैं, प्ले थेरेपी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए होती है जिसको सीरियस इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, यानी जो बच्चा जो है वो उसका बचपन का कोई ना कोई ट्रामा रह चुका हो, तो उसके लिए प्ले थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल सके, उसको सॉल्व कर सके, और फिर जो है वो अगर दोबारा उस पर कोई भी ट्रॉमा या कोई भी इमोशनल जो प्रॉब्लम है वो आ जाए, तो उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म हो कि वो इस कदर स्ट्रॉन्ग हो कि वो दोबारा जो है वो ट्रॉमाटाइज ना हो सके। फिर इसके प्ले थेरेपी के लिए हमारे पास क्या होता है, प्ले थेरेपी के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़। हम दूसरे वाले में हमने पढ़ा था कि उसके लिए कोई भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर है कि प्ले थेरेपी के लिए क्या है, रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज। इसके लिए एक्सपर्ट जो है वो रिक्वायर्ड यानी लाजमी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी कैरिड आउट बाय अ प्रोफेशनल हु हैज़ बीन एजुकेटेड इन अ प्ले थेरेपी। जब क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास साइकोथेरेपी है और इसे एक प्रोफेशनल ही सर अंजाम देता है। एक प्ले थेरेपी जो है वो आम इंसान या टर्शरी केयर वाला नहीं कर सकता। इसके लिए एक ख़ास किस्म जो है वो प्रोफेशनल एक बंदा होना चाहिए, वो इस प्ले थेरेपी को जो है वो कंडक्ट कर सकता है। समझ आ रही है स्टूडेंट। अच्छा, अब चलते हैं फंक्शन ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट्स के फंक्शन क्या है, यानी प्ले जो है वो क्यों ज़रूरी है, खेलना जो है वो क्यों ज़रूरी है, खासकर प्ले थेरेपी या थेरेप्यूटिक प्ले जो है वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, ऐसे बच्चों में जो है उसके जो सेंसरी मोटर्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, उसको आसानी होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स, उसका जो है जहन है वो खुल जाता है, वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो इसके जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सोशलाइजेशन मतलब वो कम्युनिकेशन करता है लोगों के साथ, तो वो इसी तरह वो सोशल भी हो जाता है। क्रिएटिविटी, वो दूसरे लोगों के साथ खेलता है, कूदता है, मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उसका जो क्रिएटिव माइंड्स है वो एक्टिव
जब हो जाता है तो उसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप की पहचान उसे हो जाती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, थेरेप्यूटिक वैल्यू उसे मालूम हो जाती है, और मोरल वैल्यू यानी उसमें मोरल वैल्यूज भी जो है वो आ जाती है। अच्छा, फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले, यानी कि प्ले के डिफरेंट से क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है कंटेंट प्ले। कंटेंट प्ले में आता है हमारे पास फर्स्ट वन सोशल अफेक्टिव प्ले, इन्फेंट टेक प्लेजर इन अ रिलेशनशिप होल्डिंग अ बेबी व्हेन दे सी देयर मदर्स फील सिक्योर। अच्छा, अब कंटेंट प्ले में फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो है सोशल अफेक्टिव प्ले, यानी इस प्ले में बच्चा जो है वो रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे खुशी महसूस होती है। जब कोई बेबी जो है वो उसको पकड़ता है तो वो फील जो है वो सिक्योर फील करता है, उसको कोई एंजाइटी ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जब वो माँ के साथ होता है तो वो खुद को सिक्योर फील करता है। तो ऐसे कहते हैं सोशल अफेक्टिव प्ले, यानी उसे कोई डर नहीं लगता रिलेशनशिप बनाने, बल्कि उसे खुशी होती है। दूसरा है हमारे पास सोशल प्ले में, सोशल प्ले में आता है ओन लुकर प्ले। ओन लुकर प्ले, चिल्ड्रंस हु वॉच अदर्स लर्न्स टू प्ले बाय वाचिंग। अच्छा, इसमें ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सिर्फ देख कर ही, यानी दूसरों को देख कर ही जो है वो सीखते हैं। चिल्ड्रंस हु वॉच अदर्स, यानी वो दूसरों को देखते हैं। ऑन लुकर प्ले में, इसके नाम से ही जाकर है लुकर प्ले, लर्न्स टू प्ले बाय वाचिंग, वो खुद उसमें हिस्सा नहीं लेते, बस सिर्फ दूसरों को देखते हैं और उसी देखने से ही जो है वो सब कुछ जो है वो सीख लेते हैं। फिर आता है सेंस प्लेजर्स, नॉन सोशल स्टिमुलेटिंग। फर्स्ट वन इसमें क्या आता है, नॉन सोशल स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट सकिंग टर्म्स, होल्डिंग हैंड्स ऑफ मदर्स आर एनी पिलो वाइल स्लीपिंग। अच्छा, ये बच्चा जो होता है ना, ये सोशली एक्टिव नहीं होता, इसको ज़्यादा सोशलाइजेशन जो है पसंद नहीं है। ये क्या करते हैं, ये जो है इसी बात से खुश होते हैं कि ज़्यादातर बच्चे को आप देखते हैं ना, तो वो जब सोते हैं तो वो पिलो को जो है वो हाथ में पकड़ कर सोते हैं, या अपने माँ का हैंड या हाथ जो है वो पकड़ कर सोते हैं, या अपनी जो उंगली है ना, इसको जो है ये टर्म जो है अंगूठा, इसको इसकी सकिंग करते हैं और सो जाते हैं। तो ये इसी बारे में कहते हैं कि सेंस प्लेजर में ऐसे बच्चे जो है वो आते हैं और ये सोशल नहीं होते। फिर आता है सोलिटरी प्ले, टिपिकल्स ऑफ यंग एंड इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स, चाइल्ड्स हु प्ले अलोन विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर्स। अच्छा, अब यहाँ पर किन बच्चों की बात हो रही, सोलिटरी मतलब नाम से जाहिर है कि वो जो है वो अकेला प्ले करता है, खुद के साथ दूसरों के साथ जो है वो प्ले नहीं करता। तो इसमें कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये इनएक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं। क्या होते हैं, इनएक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, और ये जो है ये खेल कूद करते हैं लेकिन एलोन विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर्स, यानी ये सिर्फ खुद के साथ जो है ये खेलते हैं, अपने खिलौनों को इस तरह पूरे कमरे में फैलाते हैं और फिर दरवाज़ा बंद करके अपने साथ ही खेलते हैं। इसको अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा जो है वो इसके साथ खेले। अच्छा, फिर आते हैं स्किल प्ले। स्किल प्ले एबिलिटी टू ग्रेस बाय द टाइम्स बिकम कॉन्फिडेंस मेच्योर इनफ टू फीड देमसेल्व्स आर बीइंग एबल टू क्रॉस द स्टेयर्स। अच्छा, ये स्किल प्ले जो है ये कैसे कहते हैं, यानी इस प्ले में बच्चा जो है वो उसके स्किल्स का जो पावर है वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो चीज़ों को पकड़ना सीख लेता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता है, उसे एक्सप्लोर करना चाहता है, उसे एक्शन में लाना चाहता है, उस पर अमल करना चाहता है। तो वो कॉन्फिडेंस है, जब कोई चीज़ उसके साथ सामने फिर आ जाती है दोबारा, तो वो कॉन्फिडेंटली उसको पकड़ लेता है या कॉन्फिडेंस हो जाता है, और वो इतना मेच्योर हो जाता है, यानी उसकी स्किल की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इतना मेच्योर हो जाता है कि वो खुद को पीट करवा सकते हैं, मतलब वो खुद खुराक जो है वो अपने हाथ से खा सकता है, या इस कदर वो मैच्योर हो जाते हैं, उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो बच्चा जो है वो सीढ़ियाँ खुद ब खुद जो है वो अपने, यानी किसी के मदद, किसी के सपोर्ट के बगैर खुद वो सीढ़ियाँ जो है वो क्रॉस कर लेता है। अच्छा, फिर आता है पैरेलल प्ले, चिल्ड्रन हु share material or play near each other without a coordination, may have some toys to play with, toys took their own toys but sit in a groups। अच्छा, पैरेलल प्ले का मतलब क्या है, ये कौन सा खेल है, ये वो खेल है जिसमें बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो खिलौने शेयर करते हैं, टॉयज शेयर करते हैं, या एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं विदाउट कोऑर्डिनेशन, बगैर किसी कोऑर्डिनेशन के। क्या स्टूडेंट्स बगैर किसी कोऑर्डिनेशन के जो है वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। अच्छा, मे हैव सम टॉयज टू प्ले विद, टुक देयर ओन टॉयज बट सिट इन अ ग्रुप्स। अच्छा, ये लोग
जो है क्या करते हैं, इसके अपने भी खिलौने होते हैं, लेकिन ये ग्रुप में जो है रहना, वहाँ पर खेलना, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि टुक देयर ओन टॉयज बट सिट इन अ ग्रुप। फिर इसके बाद आता है अनऑक्युपाइड बिहेवियर। डू जस्ट फॉर डूइंग इट विदाउट एनी पर्पस, में रन एंड रन विदाउट एनी रीजन, और प्ले हाइड एंड सीक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये अनऑक्युपाइड बिहेवियर के बारे में पैराग्राफ दिया गया है स्लाइड में कि ये जो है ये ऐसे कोई बिहेवियर होता है, यानी ऐसा अमल होता है जिसे ये बगैर किसी पर्पस, उसे उसका मकसद मालूम नहीं होता, बस वो एवी जो है वो कुछ चीज़ें ढूंढ लेता है, या उसे कोई खेल होता है वो कर लेता है, उसका कोई भी मकसद नहीं होता है, जिसमें लिखा हुआ कि मैं रन एंड रन विदाउट एनी रीज़न, यानी वो बस दौड़ता रहता है किसी भी बगैर किसी वजह के वो दौड़ता रहे। या वो हाइड एंड सीक, यानी वो जो छुपन छुपाई की जो खेल नहीं होती, आई थिंक ये हाइड एंड सीक। तो वो इसमें ये 2 एग्जांपल है, जो है वो दौड़ता रहता है विदाउट बगैर किसी वजह के, और एक हाइड एंड सीक प्ले जो है, तो ये आता है अनऑक्युपाइड बिहेवियर में। फिर आता है हमारे पास एसोसिएटिव प्ले। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड इन सिमिलर एक्टिविटी नियर ईच अदर, सिट इन अ ग्रुप एंड प्ले इन अ ग्रुप विद सेम टॉयज। अच्छा, एसोसिएटिव मतलब इसके नाम से जाहिर है कि ये एक दूसरे से एसोसिएटिव होते हैं, कि वो चिल्ड्रन होते हैं जो, यानी स्टूडेंट आपने देखा होगा कि एक चिल्ड्रन जो है वो एक तरह का खिलौना पसंद करता है, दूसरा चिल्ड्रन जो है वो दूसरी तरह का खिलौना पसंद करता है। लेकिन ये एसोसिएटिव प्ले में जो है वो चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि उसकी एक्टिविटी जो है वो सिमिलर होती है, यानी वो एक ही तरह की एक्टिविटी में जो है वो उन सब की एक्टिविटी एक जैसी होती है, और वो एक दूसरे के करीब बैठ रहे होते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें बैठे होते हैं, और फिर वो उसी सेम टॉयज के साथ जो है वो खेल रहे होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ड्रामेटिक और प्रिटेंडेंट्स। बाय रोल्स प्रेस डोमेस्टिक रोल्स ऑफ प्ले। अच्छा, ड्रामेटिक्स और प्रिटेंड का मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के या मुख्तलिफ प्रोफेशन के जो है वो नकल उतारता है। कोई इसमें टीचर बन जाता है, कोई इसमें डॉक्टर बन जाता है, कोई इसमें इंजीनियर बन जाता है, कोई पायलट बन जाता है, वो जहाज अपने लिए कागज का बना लेते हैं उसे उड़ाता है, कोई टीचर बन जाता है, हाथ में स्टिक लेकर जो है वो ABC पढ़ा रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो रोल्स प्ले करते हैं और उसी रोल के ज़रिए वो खेल रहे होते, तो इसे कहते हैं ड्रामेटिक और प्रेटेंस। फिर आता है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले हमारे पास क्या है कि इंटर रिलेटेड विद एसोसिएटिव प्ले, यानी ये एसोसिएटिव प्ले के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। ऑर्गेनाइज इन ग्रुप, उसमें भी ग्रुप की बात हो रही थी, यहाँ पर भी ग्रुप की बात हो रही है कि वहाँ पर भी ग्रुप था और यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज इन ग्रुप, यानी वो ग्रुप में जो है वो रह रहे होते हैं, एक ग्रुप बना हुआ, प्ले इन अ ग्रुप, वो ग्रुप में खेलते भी है, डिवाइडिंग द डिफरेंट जॉब्स ऑफ द सेम प्ले अमोंग ईच अदर्स। अच्छा, ये कहते कि क्या कहते हैं कि इसका अपना ग्रुप होता है, वो उसी ग्रुप में खेलते हैं, और डिफरेंट जॉब्स या डिफरेंट जो एक्शन है या डिफरेंट जो रोल्स है वो जो है वो देते हैं ऑफ द सेम प्ले अमोंग ईच अदर, यानी एक दूसरे में जो है वो चीज़ डिवाइड कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास सोशल स्टेजेस ऑफ द प्ले। तो सोशल स्टेजेस ऑफ द प्ले में हमारे पास हमने पढ़ा था ऑन लुकर प्ले। वो बच्चा, यानी वो बच्चा जो सिर्फ दूसरों को देखता है, खुद खेलता नहीं है, बल्कि दूसरों को देखने से वो सीखता है। सोलिटरी प्ले, वो बच्चा जो खुद अकेले रहना जो है वो पसंद करता है, अकेले खेलता है, अकेले कूदता है। पैरेलल प्ले हमने भी पढ़ लिया, एसोसिएटिव एंड कोऑपरेटिव प्ले भी स्टूडेंट हमने पढ़ लिया। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले की तरफ, कि सिग्निफिकेंस क्या है प्ले की। प्ले एंड रिक्रिएशन आर नेचुरल पार्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड वाइटल टू नॉर्मल डेवलपमेंट्स। अच्छा, अब ये नहीं है कि कोई भी बच्चा है तो आप उसे प्ले के लिए जो है वो उसे खेलना कूदना जो है वो उसके नेचर में शामिल है। अगर चाइल्ड को आप ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो खेले, तो वो जो है वो उसकी कभी मेंटल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट जो हमने पढ़े थे, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या उसकी सोशलाइजेशन जो है वो, या क्रिएटिविटी, वो उस पर काम नहीं कर सकेगा, वो उसमें ज़ीरो होगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्ले और रिक्रिएशन जो है वो नेचुरल पार्ट होते हैं चाइल्ड के, और अगर वो प्ले करेगा तभी तो उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। चिल्ड्रंस लर्न मास्टर एक्सपीरियंसेस, एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कोप विद एंजाइटी, क्रिएट, अचीव एंड डेवलप स्किल्स थ्रू प्ले एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अच्छा, अब ये इसके फवायद बता रहे हैं कि प्ले के जरिए क्या होता है। जब बच्चा एक दूसरे के साथ खेल रहा होता है, थेरेप्यूटिक प्ले उसकी हो रही होती है,
तो वो सीखता है, वो एक्सप्लोर करता है नई नई चीज़ों को। अच्छा ये हेलीकॉप्टर है, ये हाथी है, ये डॉक्टर्स का भी वो ड्रामेटिक जो है और प्रिटेंडेड जो है, तो उसमें डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाता है, पायलट जो है वो एरोप्लेन उड़ाता है। तो इससे वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। इसके अलावा वो अपनी एंजाइटी पर जो है वो, अगर इसकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है ना प्ले के ज़रिए, तो वो अपनी एंजाइटी पर काबू पा सकता है। वो अपने जो है वो ट्रॉमा से निकल आ सकता है और वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है। किसके ज़रिए? प्ले और एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए। फंक्शन ऑफ प्ले इन द हॉस्पिटल। अच्छा, अब हॉस्पिटल में प्ले का फंक्शन क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसका फंक्शन क्या है? तो प्रोवाइड डाइवर्जन एंड ब्रिंग अबाउट अ रिलैक्सेशन। तो वो जो है वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और वो उसको रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन में बहुत सारा अहम किरदार अदा करता है। जब बच्चा जो है वो खेलते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं होता, बल्कि उसका सारा फोकस जो है वो उसी प्ले में होता है। तो उसी वजह से कहते हैं कि फिर वो रिलैक्स रहता है। हेल्प द चाइल्ड फील मोर सिक्योर इन स्ट्रेंज इन्वायरमेंट। और बच्चा जो है वो उसे अपने घर वाली फीलिंग आती है कि अच्छा मैं घर में भी खेलता था, वहाँ पर भी लोग जो है वो मैं खुद को सिक्योर फील करता, तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी मैं प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ। हालांकि वो इन्वायरमेंट उसके लिए स्ट्रेंज होता है, लेकिन जब वो प्ले करता है, कोई नर्स उसके साथ बैठती है या कोई डॉक्टर उसके साथ बैठा है, थेरेप्यूटिक प्ले करता है या प्ले थेरेपी करता है, तो वो सिक्योर खुद को फील करवाता है कि अच्छा मैं यहाँ पर महफूज हूँ। इसके अलावा हेल्प टू लेसन द स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन एंड फीलिंग ऑफ होम सिकनेस। वो ये भी सीख लेता है कि किस तरह अगर मैं अलग रहा हूँ होम से, यानी अपने मैं घर से दूर हूँ या मैं अकेला हूँ, तो मैंने अपने स्ट्रेस पर किस तरह काबू पाना है। प्रोवाइड अ मीन ऑफ रिलीज ऑफ टेंशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। और उसे ये पता चल जाता है कि टेंशन को किस तरह जो है वो कम करना है, किस तरह मैंने अपने टेंशन पर काबू पाना है और अपनी फीलिंग्स को कैसे किस तरह जो है वो जाहिर करना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिर आते हैं इसके और फंक्शंस की तरफ। इनकरेज इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड अदर्स। क्या कहते हैं कि इसमें जो है पॉजिटिव एटीट्यूड्स आ जाता है, यानी वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसका जो एटीट्यूड्स है वो पॉजिटिव रहता है हमेशा दूसरे के बारे में। प्रोवाइड एन एक्सप्रेसिव आउटलेट फॉर क्रिएटिव आइडियाज एंड इंटरेस्ट। और हमने पढ़ा भी था कि फंक्शन ऑफ प्ले जो है वो क्या होता है, उसमें इंसान जो है वो क्रिएटिविटी सीख लेते हैं, वो क्रिएटिव हो जाते होते हैं। यह कहा जाता है कि उसके पास फिर क्रिएटिव आइडियाज होते हैं और उसके पास इंटरेस्ट होता है हमारा। वो जो बच्चा जो है वो खेल रहा होता है हॉस्पिटल में। प्रोवाइड अ मीन फॉर एकम्प्लिशिंग थेरेप्यूटिक गोल्स। और उसको ये भी समझ में आ जाता है कि कैसे मैंने थेरेप्यूटिक गोल्स को अचीव करना है। प्लेस अ चाइल्ड एंड एक्टिव रोल्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक चॉइसेस। अच्छा स्टूडेंट, ये मिस्टेक हुआ, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ये वाले लफ्ज़ नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, और चाइल्ड जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है और वो उसके पास मौके होते हैं कि वो चॉइसेस को जो है वो, यानी उसके पास बहुत सारे मौके होते हैं कि वो चॉइसेस को जो है वो अपना सके। फिर आता है कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन। अच्छा, अब चिल्ड्रन के साथ आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि अलाउ चिल्ड्रन टू फील कंफर्टेबल। आपने बच्चों को जो है कंफर्ट जोन में लाना है। आपने बच्चों को ये फील नहीं करवाना कि मैं स्ट्रेंज हूँ या वो आपसे डरे या वो अनसिक्योर फील करे। आपने बच्चों को पहले कंफर्ट जोन में लाना है। इसके बाद अवॉइड सडन और रैपिड एडवांसेस, broad smile, extended eye contact or other gesture that may have seen as a threatening। और अपने पोस्चर या गेस्चर से ऐसा कोई भी अमल नहीं करना, आपने ऐसे कोई भी जो है वो काम नहीं करना जिससे वो जो है वो डर जाए, वो कह के या ये मुझे धमकी दे रहे है ऐसे, या ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करे। जैसे कि आपने जो है वो ब्रॉड स्माइल दे दी। इसके अलावा एक्सटेंडेड आई कांटेक्ट, मतलब उसके बहुत देर तक आई कांटेक्ट उसके साथ रखी। टॉक टू द पेरेंट इफ चाइल्ड इज इनिशियली शाय। अच्छा, अगर अब बच्चा जो है वो ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अगर आप उससे बात करना चाहे तो वो बात नहीं करते, वो शाय होते, वो अजनबियों के साथ बात नहीं करते। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है या ऐसा कोई चिल्ड्रन है, तो आपने, अगर वो शाय है, वो कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके पेरेंट्स के साथ बात करनी है उसके सामने। तो वो जब देखता है कि अच्छा ये तो मेरे पेरेंट्स के साथ सही बातें कर रहा है और मेरे पेरेंट्स के साथ यानी बात कर रहा है, तो फिर ये ठीक है।
तो फिर वो आपसे बात करना जो है वो स्टार्ट कर लेता है। कम्युनिकेट थ्रू ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट सच एज डॉल, पॉपेट्स और स्टफ्ड एनिमल बिफोर क्वेश्चनिंग एज यंग चाइल्ड डायरेक्टली। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, नहीं यानी छोटा है लेकिन इनफेंट से थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहो तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि हेलो मेरा नाम ये है, या मैं ये इंजेक्ट कर प्ले करने आई हूँ, या थेरेप्यूटिक प्ले में करने आई हूँ, या इंजेक्ट करने। अगर आप उसे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अपने और उसके मजबूत करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है कि उसे कोई ढोल देनी है, कोई खिलौना देना है, कोई एरोप्लेन देना है, तो वो सिक्योर फील करेगा कि वो कहेगा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा बंदा है या बंदी है, इसने मुझे जो है ये ढोल दिया है। आप उसे गिफ्ट दे सकते हो तो उसके ज़रिए वो खुश हो सकता है। समझ में आ रही है स्टूडेंट? फिर आता है give older children the opportunity to talk without the parent presence। अच्छा, अगर बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा है तो आपने उसे अपॉर्चुनिटी देनी है, आपने उसे ये मौका देना है कि वो खुद बात सके। विदाउट, अगर उसके पेरेंट्स नहीं है वहाँ पर मौजूद, तो आपने उसे ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि आप खुद बात करें। एज्यूम पोजीशन दैट इज एट आई लेवल्स विद द चाइल्ड, और आपने इस तरह पोजीशन अपनानी है कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो किस लेवल पर हो, वो चाइल्ड के साथ जो है वो मैच हो रही हो। स्पीक इन अ क्वाइट अनहर्ड एंड कॉन्फिडेंस वॉइस। अच्छा, आपने जो है आवाज़ कैसी रखनी है, तो इसमें कहा जा रहा है, इसमें इन सारी चीज़ों में आपको एक जो है एक तरीका बताया जा रहा है कि आपने चिल्ड्रन के साथ किस तरह का बिहेवियर अपनाना है, किस तरह के तरीके अपनाने हैं कि आपके और उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपने आवाज़ कैसे रखनी है, आपने क्वाइट एंड अनहर्ड, आपने ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आपने नहीं बोला, आराम के साथ आराम आराम से आपने बोलना है और कॉन्फिडेंट वॉइस के साथ आपने उससे बात करनी है। स्पीक क्लियरली, बी स्पेसिफिक एंड यूज सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंस। अच्छा, आपने क्या करना है, आराम के साथ तो बोलना है, लेकिन आपने जो है वो क्या करना है, छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करने, आसान अल्फाज इस्तेमाल करने हैं ताकि उसको समझ आ सके। अगर आप जो है कोई मुश्किल वर्ड यूज़ करोगे तो उसे समझ नहीं आएगी कि इसका मतलब क्या है। इसलिए कहा जा रहा है कि उस आसान अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं और छोटे छोटे जुमले जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं। स्टेट डायरेक्शंस एंड सजेशंस पॉजिटिवली। अच्छा, यही कहा जा रहा है, ओपर अ चॉइस ओनली व्हेन एग्जिस्ट। आपने तब चॉइस देनी है जब चॉइस जो है वो मौजूद हो। बी हॉनेस्ट विद चिल्ड्रन, आपने बच्चों के साथ ईमानदार रहना है, कोई झूठ आपने नहीं बोलना, क्योंकि अगर उसे एक मरतबा पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि मैं उसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ये दर्द नहीं करेगा, और वो दर्द कर रहा हो, तो फिर उसका और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो वीक हो जाएगा, वो फिर आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। इस वजह से कह रहे हैं कि बी हॉनेस्ट विद चिल्ड्रन, अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फेयर एंड कंसर्न। अपने बच्चों को ये बताना है कि आप मुझे बता सकते हो कि आपका डर क्या है, आपका होप क्या है, किस वजह से आप डर रहे हो, आपका कंसर्न क्या है। यूज ए वेराइटी ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स, और कम्युनिकेशन टेक्निक्स यानी बहुत सारे होते हैं। एक चिल्ड्रन का अगर आप उस चिल्ड्रन के साथ कोई भी कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स है, टेक्निक्स है, तो आप उसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, फिर आता है प्ले एक्टिविटीज़ फॉर डिफरेंट एज। अब कहा जा रहा है कि डिफरेंट एज के डिफरेंट प्ले होते हैं, हर एक एज के मुताबिक हर एक प्ले होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों वाला जो प्ले है या बच्चों वाला गेम जो है या उसका खेलना कूदना जो है वो बड़े कर रहे होते हैं, या बड़ों वाला गेम जो है वो छोटे कर रहे होते हैं। तो चले पढ़ते हैं कि डिफरेंट एज के मुताबिक डिफरेंट जो प्ले एक्टिविटीज़ है वो क्या है। पहले आता है इन्फेंट्स, तो क्या करता है, बॉडी अवेयरनेस, लुकिंग इन द मिरर, वो जो है वो मिरर के में खुद को देखता है। लर्निंग द बॉडी पार्ट्स, जब वो खुद को मिरर में देखता है तो उसको अपने बारे में पता चलता है, यानी उसको सेल्फ अवेयरनेस उसमें आ जाती है, बॉडी अवेयरनेस उसमें आ जाती है। क्या चाहिए, मेरा बॉडी पार्ट्स, ये मेरा हैंड है और मैं जो है मिरर में दिख रहा हूँ, तो बच्चे जो है उसमें बॉडी अवेयरनेस हो जाती है। आउटलेट फॉर फ्रस्ट्रेशन आर एंगर्स, नो ओवर अ टावर ऑफ ब्लॉकर शोइंग सब प्लेजर्स। अच्छा, आउटलेट फॉर फ्रस्ट्रेशन और एंगर्स ये उसमें होता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ना तो वो क्या करता है, तो वो नो करता है, यू ओवर अ टावर ऑफ ब्लॉक, मतलब वो जो बच्चों के लिए खेलने के लिए वो टावर नहीं होता जैसे ब्लॉक के जरिए बनाया जाता है, तो उस पर नोकिंग जो है वो स्टार्ट करता है अगर वो खुश है तभी। फिर आता है इन पेंट्स, तो वो क्या करता है, किस चीज़ से वो टेंशन रिलीज करता है, लेट देम मेक नॉइसेस ऑफ देयर ओन। तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि बच्चों को हम कहते हैं कि अक्सर डांट देते हैं ना कि चुप कर जाओ इन पेंट्स को, यानी वो समझ रहे हो नहीं हो रहे होते
होते हैं कि मैं इसे क्या कर रही हूँ, लेकिन वो आपकी टोन को और आपके गुस्से को देख रहे हो तो वो डर जाता है। हम उसे बार बार कहते हैं कि चुप कर जाओ, ये तुम क्या आवाज़ें निकालो, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसे कहने बस आपने उसे छोड़ देना है। वो जो भी आवाज़ें निकालता है निकालने दे उसको। गिव देम लेटर्स, प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक बाउल्स और पॉट्स, और आपने उसे प्लास्टिक की चीज़ें देनी है ताकि उसके साथ जो है वो खेल सके, उसका टेंशन जो है वो रिलीज हो सके। विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलेशन, मूविंग टॉयज से उसकी जो है वो ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलेशन हो जाती है। वर्बल इंस्ट्रक्शन के जरिए जब आप कोई बात कर रहे होते हैं, उसे कोई समझा रहे होते हैं, म्यूजिक, सिंगिंग, सॉन्ग और म्यूजिकल टॉयज के जरिए। बच्चों आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, उसका अगर म्यूजिकल टॉयज आप उसे देंगे, यानी वो टॉयज है जिसमें कोई म्यूजिक लगा हुआ हो या ABC जो है वगैरह लगा हुआ हो, तो उसकी तरफ जो है वो ध्यान देते हैं, उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और उसको कान लगाते हैं उसकी तरफ का ये आवाज़ कैसी है, और फिर वो कोशिश करते हैं कि वही आवाज़ जो है वो निकाल सके। फिर आता है हमारे पास इन्फेंट्स, वही इन्फेंट्स है तो कहा जाता है कि टेक्टाइल स्टिमुलेशन यानी टच वाले जो स्टिमुलेशन वो कब होता है, लर्न्स देयर बॉडी यूजिंग आइज, माउथ, हैंड यूजेस फैब्रिक्स टू हैंडल। अच्छा, अब कहते हैं कि टेक्टाइल स्टिमुलेशन यानी टच स्टिमुलेशन में क्या होता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आइज होता है उसके जरिए वो देखते हैं, माउथ और हैंड्स को वो यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जब उसे हाथ में मिलती है ना तो उसे मुंह में लेकर जाता है, वो डायरेक्ट मुंह में लेकर जाता है। और बाज़ों का जो है वो कपड़े के साथ खेलता है, यानी एक कपड़ा ले लेता है, माँ का दुपट्टा हो गया या कोई और चीज़ और उसके साथ खेल रहा होता है। इंटरैक्टिव प्ले, अच्छा अब कहा जाता है कि 16 to 10 months कैन प्ले पीकबू पुश पुल टॉयज। अच्छा, वो पीकबू जो चेहरा छुपाकर उसे फिर कहा जाता है पीकबू, वही वाला ना होता है ना कि जब एक माँ अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते वो अपने चेहरे को हाथों से कवर कर लेते हैं, फिर उसे कहते कि पीकबू, तो वो हंसने लगता है। और पुश पुलर टॉयज ये कब होता है, 6 से लेकर 10 months तक। अच्छा, फिर आते हैं टोलर्स की तरफ। तो क्या कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास था बॉडी अवेयरनेस, यहाँ पर हमारे पास है सेल्फ एक्सप्रेशन। तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन कहाँ से आते हैं, मेडिकल प्ले। और स्टूडेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में मेडिकल प्ले के बारे में बताया था कि मेडिकल प्ले जो है वो क्यों किया जाता है, इसे मतलब ये मेडिकल प्ले बेसिकली होता क्या है, इसे क्यों किया जाता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। फिर आता है टेंशन प्ले, तो वो कहते हैं प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो खेलता रहता है और जो टोडलर होता है। फिर आता है विजुअल्स, टेक्टाइल्स और टेस्ट स्टिमुलेशन। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ विजुअल और टेक्टाइल्स और ऑडिटरी था, यहाँ पर अब टेस्ट स्टिमुलेशन जो है वो भी आ गए हैं। प्लेइंग विद गेलेटिन ब्लॉक, यानी गेलेटिन के जो ब्लॉक्स होते हैं उसके साथ खेल रहा होता है। डिगिंग टू बॉक्स ऑफ सेंट, और वो इस तरह कहते हैं कि उसके एक बॉक्स होता है या वो कप ले लेता है और उसमें सेंट को, रेत को भर देता है या मिट्टी को भर देता है और उसको फिर डिगिंग उसकी करता है, या वो मिट्टी के घर बनाता है, खिलौने बनाता है, उसके साथ खेल रहा होता है। चॉकलेट्स, चिप्स, ऑरेंज जूस, तो ये सब किस चीज़ के लिए होती है, ये टेस्ट स्टिमुलेशन के लिए हमारे पास होती है। अच्छा, फिर आता है प्री स्कूलर, यानी प्री स्कूलर जो है वो किस तरह प्ले एक्टिविटीज़ करते हैं। एडजस्टमेंट टू हॉस्पिटल सराउंडिंग्स, तो अगर वो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में खुद को कैसे एडजस्ट करेंगे। कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, इमेजिनरी ट्रिप्स एंड गाइडेड इमेजिनरी, मतलब वो जगह जगह पर जो पिक्चर्स सब बने हुए वो उसको कलेक्ट करेगा, इसके अलावा वो एक इमेजिनरी ट्रिप बनाएगा और अपनी यानी अपनी जो साइकोलॉजी उसको यूज़ करेगा। गाइडेड इमेजरी, ये दोनों इमेजिनरी ट्रिप्स और गाइडेड इमेजरी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर आते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन, तो वो किस तरह का करेगा। डेकोरेट नेम ब्रेसलेट, यानी वो खुद को जाहिर कैसे करेगा, तो उसके हाथ पर जो ब्रेसलेट बना हुआ होता है ना तो वो उसको डेकोरेट करेगा, मुख्तलिफ की चीज़ें उस पर लगाए या उसको कलर करेगा। पिक्चर्स है विद डिफरेंट स्पेशल एक्सप्रेशन, और उसके बाद पिक्चर होंगे जिसमें वो अपने जो फेस है उस पर डिफरेंट एक्सप्रेशन लाकर सब वो उसकी पिक्चर्स फिर बनाता है, उसको पिक्चर से लेता है। फिर आता है टेंशन किस तरह रिलीज होगी। स्क्वायर्स, वाटर्स और ऑब्जेक्ट डेट काज देम स्ट्रेस। अच्छा, वो वाटर्स या ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो उसको जो है वो स्क्वायर करता है, वो जिसे टेंशन काज करता है या स्ट्रेस देता है इसको। ब्रीथिंग गेम, और वो क्या करता है, वो ब्रीथिंग गेम कैन ब्लो थ्रू अ स्ट्रा टू मूव पिंग पोंग बॉल्स, यानी पिंग पोंग बॉल वो नहीं होते, वो जो चाइनीज बॉल होती है उससे ये अपने सांस को रोक लेता है और फिर वो स्ट्रा की मदद से जो है वो उस पिंग पोंग बॉल जो है वो उसको मूव करता है। तो ये जो है ये प्ले एक्टिविटीज़ है किस चीज़ के, प्री स्कूलर्स के। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है और ये 3rd चैप्टर का पार्ट भी जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे।